चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हमारा टारगेट रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही कौन कौन से हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हो सकते हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लगभग हमारे पास यूनिट 1 में 12 डेरिवेशंस होते 12 हमारे पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। इसमें से जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से डेरिवेशंस हैं। वो हमारे लिए स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिड्यूस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग, ये तो डेरिवेशन नहीं है। Prove that the potential at a point on transverse equipotential position of any electric dipole is zero, ये भी इंपॉर्टेंट है। Establish the formula for capacity of spherical capacitor, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, वो ये वाला है। इसको भी आप हाईलाइट कर लीजिए। ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। इसको हाईलाइट कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्री बोर्ड में आ रखा है और प्रीवियस ईयर्स में भी आपको मिल जाएगा, ये क्वेश्चन सेम आया हुआ है। ओके। इसके बाद यहाँ पे बात करें तो यहाँ इसके सॉल्यूशंस हैं। अगर कोई स्टूडेंट यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहा है तो ये जो सॉल्यूशंस हैं ये हमने प्रोवाइड कर रखे हैं एडोस्टेट ऐप पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो ऐप। तो यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। डेरिवेशंस की हम लोग बात कर रहे हैं तो डेरिवेशंस जो होते हैं वो 3 नंबर में या 4 नंबर में आ सकते हैं। ओके। सो हम लोग पूरा डीप में नहीं जाएंगे डेरिवेशंस में, नहीं तो बहुत टाइम हो जाएगा। हम आपको इतना करा देंगे, इतना इस तरह से बताएंगे कि आप लोग इजीली उसको कर सकते हो। एक एक बार आपको खुद से रिवीजन जरूर करना पड़ेगा। कुछ भी चीज ले लो आप लोग, अगर खुद से एक बार नहीं करोगे तो आपको नहीं आएगी, क्योंकि हम लोग कितना ही कराते हैं लेकिन एट द एंड आपको खुद को करना पड़ेगा एक बार ट्राई। ओके। सो अपन लोग जल्दी जल्दी सारे डेरिवेशंस कर लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है जल्दी जल्दबाजी में अपन लोग मिस कर देंगे कुछ चीजें। अपन लोग सारी चीजें करेंगे, कुछ भी अपन लोग छोड़ेंगे नहीं। ओके। लेकिन जो स्कूल में होता है ना कि 1 घंटे में सिर्फ एक डेरिवेशन हो रहा है, ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। चलो तो क्वेश्चन आप लोग समझ लीजिए, क्वेश्चन कैसे आ सकता है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। डायपोल। किसी का माइक ऑन है तो ऑफ कर लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है। अब हमें यहाँ पे एक्सियल पोजीशन और को एक्सियल पोजीशन बोले तो एंड ऑन पोजीशन और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, इसको इक्वेटोरियल पोजीशन भी बोलते हैं। दो पोजीशन पे निकालने को बोला जाता है इस डेरिवेशन में। तो अपन लोग पहले देखेंगे एक्सेल एक्सेल पोजीशन पे कैसे होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस सॉरी इक्विपोटेंशियल पॉइंट पे किस तरीके से इसका डेरिवेशन हम लोग परफॉर्म करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए डाइपोल क्या होते हैं। डाइपोल होते हैं भैया, दो चार्जेस ले लो, उनका नेचर जो होना चाहिए वो अपोजिट होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा। तो ये चार्ज हमारे पास हो गया प्लस क्यू माइनस क्यू। यहाँ पे आपको बताते चलते हैं साथ साथ। एक और बात अब आपको बताएंगे, एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है। ये देखो यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज लिया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लिया। इसके बीच में जो डिस्टेंस है इसको हम बोल रहे हैं, यहाँ पे इसका सेंटर है। लेट सपोज सेंटर से लेके माइनस क्यू तक की डिस्टेंस हमारे पास एल है। तो यहाँ तक की डिस्टेंस भी क्या रहेगी, एल रहेगी। इट मीन्स कि माइनस क्यू से लेके प्लस क्यू तक की डिस्टेंस हमारे पास हमेशा 2L होती है। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अच्छा, हमें निकालना कहाँ पर है, हमें निकालना है एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन बोलते हैं प्रिंसिपल पोजीशन के ऊपर। यहीं से एक लाइन एक्सटेंड कर दो। यहाँ पे हमें इस पॉइंट के ऊपर हमें क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो एक क्यू नोट चार्ज हम लोग रखेंगे, छोटा सा क्यू नोट चार्ज हमारे पास होता है, यूनिट चार्ज इसको बोलते हैं, उसको रखेंगे। तो माइनस क्यू है और प्लस क्यू है। अब आप लोग यहाँ पे समझोगे कि ये जो क्यू नोट चार्ज हमने रखा है ये इसलिए रखा है ताकि हमें पता लग सके कि यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है। और ये जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे। आई बात समझ में। तो माइनस क्यू नोट और प्लस क्यू नोट, इसकी वजह से इसके ऊपर दो फोर्स लग रहे होंगे। प्लस क्या कर रहा होगा, इसको धका रहा होगा इस तरफ कि भैया मैं भी प्लस है तू भी प्लस है, तो इसको वो रिपल कर रहा होगा। लेकिन माइनस क्यू नोट क्या कर रहा होगा, इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। यही हो रहा होगा यहाँ पे। तो हमने बिल्कुल प्रॉपर वे में इस तरह से डायग्राम बना दिया है कि ये जो है ये रिपल कर रहा है, ये E1 इसको रिपल कर रहा है और E2 इसको अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। तो इसको बोलेंगे E1, इसको बोलेंगे E2। इतना समझ में आया। उसके बाद हमने बोल दिया कि ये जीरो से जीरो नहीं है, ये O है, सेंटर। सेंटर से लेके क्यू नोट तक की दूरी हमने R बता दी है। और यहां से लेके यहां तक की दूरी हमारी कितनी हो जाएगी फिर, अगर ये हमारे पास
अगर ये हमारे पास इतना इतना आर है और इतना इतना एल है, हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक एल है, तो अगर इन दोनों की दूरी बात करें यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे आर प्लस एल हो जाएगी भैया, आर प्लस एल हो जाएगी, एल जुड़ जाएगा। अच्छा भैया, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी अगर आर है, तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है? आप बोलोगे भैया यहाँ से लेके यहाँ तक, सॉरी, यहां से लेके यहां तक की दूरी जो है वो आर है। यहां से लेके यहां तक की दूरी हमारे पास आर दे रखी है। तो मैं यहां तक की दूरी पूछूं तो आप कितना बताओगे? कि भैया आर है, आर में से एल को माइनस कर दो, इस एल को हटा दो, तो आर माइनस एल जो होगी हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी क्यू से, प्लस क्यू से लेके क्यू नोट तक की। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आपको प्रॉपर डेरिवेशन डेरिवेशन का डायग्राम बना के आना है। ये जो डायग्राम है ये अपने आप में 1 से 2 नंबर कैरी करता है, याद रखना इस बात को, 1 से 2 नंबर अपने आप में ही कैरी करता है। तो हो सकता है अगर आप डायग्राम बना के आओ तब आपको 1 नंबर मिल जाए, या 2 नंबर भी आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। इंपॉर्टेंट डायग्राम बनाना। चलो, अब हम लोग एक करके चीज समझते हैं। ठीक है, एक एक करके चीज समझते हैं। अब आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अभी क्यू नोट है यहाँ पे, तो क्यू नोट की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, तो हम बोल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्यू बाई आर स्क्वायर। ये जो आर जो है, आर हमारी डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस कौन सी वाली डिस्टेंस होता है? ये डिस्टेंस होता है चार्ज से लेके क्यू नोट तक की डिस्टेंस। जो भी चार्ज आप लोग लोगे, पॉजिटिव चार्ज लोगे, तो पॉजिटिव चार्ज से लेके यहाँ तक की दूरी हमारे पास क्या रहेगी? वो हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस होती है। तो अभी हमने देखा कि यहाँ पे पॉजिटिव वाले से जो दूरी थी वो थी आर माइनस एल, आर माइनस एल, तो उसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। इतना सा काम आपको करना है। इसी टाइप से जो हमारे पास माइनस वाला था, वहां से हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा? E2 का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर प्लस एल का स्क्वायर। अब आपको क्या करना है? अब आप लोग यहाँ पे देखिए। अब अपने को ये नहीं करना है कि हमारे पास E1 भी है, E2 भी है। अब आपको ये समझना है कि हमारे पास ओवरऑल फोर्स कितना लग रहा है, ओवरऑल इंटेंसिटी यहाँ पे कितनी आ रही है। तो एक, यहाँ पे देखो, ये इसको इधर पुल कर रहा है, ये क्या कर रहा है? इसको इधर पुल कर, इधर इधर धका रहा है, ये इस तरफ खींच रहा है। तो नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी वो हमें पता लगती है यहां से, कि अगर हमारे पास दोनों फोर्स है तो दोनों फोर्स की डायरेक्शन हम लोग देख लेंगे, और हम लोग यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से निकालेंगे कि हम बोलेंगे कि E1 में से माइनस E2 कर दो, क्योंकि E2 जो है वो खींच रहा है, E1 उसको रिपल कर रहा है। तो लेट रिजल्टेंट इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज E, देन E1 माइनस E2 इज अवर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट। तो बस आपको क्या करना है? E1 में से E2 को माइनस कर देना है। अब आप लोग सिंपल सा अपना मैथ्स कैलकुलेशन लगाना। मैथ्स कैलकुलेशन जो हमारी होती है वो आपके सिंपल से लगानी है। आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को रख दिया, यहां से जो चीज कॉमन आ रही है कॉमन निकाल ली। ये चीज कॉमन होती है, कॉमन निकाल ली। यहाँ पे क्या बचा? 1 - आर माइनस एल स्क्वायर। यहाँ पे आएगा हमारे पास माइनस का साइन, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 + आर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है। अब क्या होता है भैया, हम लोग इनका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा आर माइनस एल का स्क्वायर, यहाँ पे आर प्लस एल का स्क्वायर। ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर। इस तरीके से हुआ। ये देखो, ये पूरा मैथ्स है यार, मैथ्स, ये पूरा मैथ्स है, इसमें कुछ समझाने लायक ऐसी चीज नहीं है। ये कंप्लीट मैथ्स है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आर प्लस एल का स्क्वायर है, यहाँ पे आर माइनस एल का स्क्वायर है। ये हमारे पास क्या होती है? ये हमारे पास फॉर्मूला शीट होती है कि ए प्लस बी का स्क्वायर का अगर हमारे पास होता है, ए प्लस बी स्क्वायर होता है, उसका क्या होता है? स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। माइनस होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी या माइनस बी होता है तो हम बोलते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तीनों फॉर्मुलेज यहाँ पे लगने वाले हैं, तीनों आइडेंटिटीज हमारे पास यहाँ पे यूज होगी। तो ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2rl। माइनस साइन लेना तो यहाँ पे ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2rl, 2ab। इस तरीके से हम लोग देखेंगे। ये हमारे पास हो गया। नीचे हमारे पास आर माइनस ए, आर प्लस एल है। दोनों दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि आप दोनों का स्क्वायर हटा दो, दोनों का स्क्वायर हटा दो और कॉमन स्क्वायर लगा दो। तो अंदर आपको दिखेगा आर माइनस एल, आर प्लस एल, आर माइनस एल, आर प्लस एल। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये जो होगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साथ में ऊपर जो चल रहा है वो तो चलता रहेगा। ये देखिए, यहां से आर माइनस एल, आर प्लस एल, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यहाँ ऊपर जो चल रहा है वो चलता रहेगा। नीचे जो चीजें हुई है वो ये है कि यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आर स्क्वायर एल स्क्वायर ये दोनों कट जाएंगे पूरे में से पूरे। यहाँ पे 2rl बचा है, यहाँ पे 2rl बचा है। ठीक है।
नीचे हमारे पास क्या चल रहा है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर चल रहा है, उसको चलने देंगे। यहाँ पे अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनना, इतनी सारी चीजें तो इजी थी, कोई भी कर सकता है अगर थोड़ा बहुत उसने पढ़ा हो। यहाँ पे अब समझने वाली चीजें हैं। यहाँ पे 2 RL है, यहाँ पे 2 RL है। ठीक है, तो हमारे पास है 2 RL, 2 RL। यहाँ से ऊपर हमारे पास क्या है, ऊपर हमारे पास 1 है और Q है, तो हमारे पास Q भी है। तो जरा इसको अरेंज करेंगे, तो हम बोलेंगे 2QL, 2QL, इसको 2QL बोल दिया। और क्या बचा हमारे पास, 2RL, 2RL। तो हमारे पास जो इंक्लूड करने के बाद बचा है, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कॉमन निकाल लो, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर 2R है, यहाँ पे 2R है, यहाँ पे 2R है। तो 2R को हमने क्या किया, कॉमन निकाल लिया। 2R को हमने कॉमन निकाल लिया, मैं बताता हूँ कैसे। ये Q है, यहाँ पे 2R है, 2R को कॉमन निकाला, 2R को कॉमन निकाला, बचा कितना, L बचा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, L बचा। और 2R हमने कॉमन निकाला, यहाँ से भी 2R कॉमन निकाला, तो 2R आ गया हमारे पास कॉमन। अंदर बचा हमारे पास प्लस L, हमारे पास प्लस L बचा, तो मतलब हमारे पास अंदर क्या बचा हुआ है, 2L बचा हुआ है। 2L बचा हुआ है। तो अब Q 2L, इनको दोनों को साथ रखेंगे, या फिर आप 2L बोल सकते हो, 2QL बोल सकते हो। ये और ये दोनों साथ जाएंगे, ये जो होगा इसको आप इधर लिख दीजिए। ठीक है, ये हमने यहाँ पे किया है। ये बात है समझने की, ये क्यों किया है वो आपको अब समझ में आएगा। तो हमने बस इसको रीअरेंज कर दिया है। तो अब ये जो है हमारे पास 2QL यहाँ पे हमारे पास है 2R। ठीक है, तो 2QL जो होता है हमारे पास, ये हमारे पास होता है डाइपोल मोमेंट P। तो P से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये रहा हमारे पास P। ये इस तरीके से P बनेगा। ये हमारे पास हो जाता है Q2L। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास फॉर्मूला, इस वजह से हमने इसको इस तरीके से लिख दिया है। तो ऑन एंड अराउंड अगर बात करें हम लोग, तो हमारे पास ये एक हमारे पास आता है। लेकिन आप इसको आगे भी एक्सटेंड कर सकते हो, आगे इस तरीके से एक्सटेंड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेशल केस बनता है। स्पेशल केस ये बनता है कि जो हमारे पास आर होता है ना, फिर से समझो, यहाँ पे हमने पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखा था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा था, यहाँ पे हमने Q0 रखा था। तो ये जो दूरी थी इसको हमने बोला था L। और यहाँ से लेके ये सेंटर से लेके यहाँ तक की दूरी को हमने बोला था R। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। तो ये जो L होता है ना, ये जो R है, ये बहुत बहुत ज्यादा में डिफरेंस होता है। अगर R हमारा 1000 है, तो एल हमारा कितना होगा, एल हमारा लगभग लगभग 0.1 होगा। इतना आप लोग मान लो। तो क्या हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं? और मान लो कि चलो एक मान लो, इसको एक मान लो। और मान लो किसी से आपको 1001 रुपये लेना है, तो आप उससे क्या बोलोगे, भाई मैं 1000 रुपये कब देगा? आप ये थोड़ी बोलोगे भाई हमारा 1001 रुपया कब देगा। 1 रुपया तो आप नेग्लेक्ट कर देते हो, मोस्टली हम लोग यही तो करते हैं, 1 रुपया हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यही चीज है कि हम लोग किसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, हम लोग एल को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अगर इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, R स्क्वायर, R स्क्वायर, और यहाँ पे आर स्क्वायर का स्क्वायर। तो R की पावर 4 हमारे पास बचेगी। ये स्पेशल केस देख रहे हैं जहां पे हमारे पास आर आर जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा, उसकी जो साइज होगा ज्यादा होगा, एल हमारे पास कम होगा। तो R की पावर 4 हुई, तो एक आर से एक आर कट जाएगा, आर नीचे हमारे पास बचेगा 3। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आता है जो परीक्षा में आपको लिख के आना है वो ये है, A = 1/4 पाइप साइलेंट नॉट टू टू पी बाई आर आर क्यूब। ठीक है, इसको कुछ लोग रो भी बोलते हैं, तो आप लोग पी बोलो या रो बोलो, एक ही बात है, ये इस डाइपोल मोमेंट हम लोग को बताता है। ओके, सो 1/4 पाइप साइलेंट नॉट 2p/r क्यूब। ठीक है, ये आ गया अपना एक्सप्रेशन। इस तरीके से आपको एग्जाम में लिख के आना है, ये एक्सप्रेशन आपको बना के आना है। फिर से अगर शॉर्ट में बात करें तो हमने क्या किया, शॉर्ट में बिल्कुल बात करते हैं। शॉर्ट में हमने ये किया भैया, सबसे पहले तो हमने ये डायग्राम बनाया, इसके बाद हमने इसके लिए फॉर्मूला डिराइव किया, इसके लिए फॉर्मूला डिराइव किया। फिर हमने क्या किया, E1 में से E2 को माइनस किया, ये हमने किया। इसको करते करते हमने 2QL तक की कहानी लेके आए। कैसे भी करके हमको 2QL बनाना था, तो 2QL बनाया, उसको हमने P बोल दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने लगाया एक स्पेशल केस। स्पेशल केस में हमने बोला कि R जो होता है वो बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू L। इस वजह से हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आया था वो आया था 1/4 पाइप नॉट नॉट 2p/RL, 2p/r क्यूब। बस ये है, और क्या। दिखने में आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन आप जब सॉल्व करोगे ना तो इजीली हो जाएगा। एक और बात, आप इसमें कुछ थ्योरी ना लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, लिखना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको थ्योरी वगैरह लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। बस इतना सा डायग्राम बना दो और ये पूरा ये कर दो, इतने में आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। 4 नंबर में आता है तो। चलिए आगे देखते हैं, कोएक्सियल पोजीशन के लिए।
कोएक्सियल पोजीशन के लिए। तो ये हमारे पास माइनस क्यू हो गया, ये हमारे पास प्लस क्यू हो गया, ये हमारे पास सेंटर हो गया। पिछली बार हमने यहाँ पे कहीं पे निकाला था, लेकिन अब कोएक्सियल की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे कहीं पे। ये सेंटर हो गया, सेंटर से हमने इस तरीके से एक वर्टिकल लाइन खींची, तो यहाँ पे आप किसी भी एक्सिस पे बना सकते हो, यहाँ बना सकते हो, यहाँ बना सकते हो, यहाँ बना। तो यहाँ पे हम लोग निकालने वाले हैं। डायग्राम बनाना सीखो पहले, तो आप लोग 2 नंबर खाना सीखो। 2 नंबर हम लोग कैसे खा सकते हैं यहाँ से। देखो, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये एल, ये ओ, ये एल, ये आर, और यहाँ पे हमने रखा क्यू नोट। क्या इतने में समस्या है किसी को? यहाँ पे आपको कुछ भी समस्या नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल है, अभी तक इतना ही तो किया था हमने। अब आती है मेन चीजें। ये है प्लस क्यू, ये है क्यू नोट। ये क्या करेगा? इसको रिपल करेगा। क्या करेगा? रिपल करेगा, इस तरफ ये रिपल करेगा। ये है क्यू नॉट, ये है माइनस क्यू। क्यू नॉट के ऊपर बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव चार्ज माना जाता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो ये इस तरफ अपने इसको खींचेगा। तो बताओ, नेट ये किधर जाएगा? नेट फोर्स किधर लगेगा? तो रिजल्टेंट या फिर नेट फोर्स जो रहेगा वो यहां से कहीं से इस तरफ लगेगा। ठीक है, ये रहेगा हमारे पास, बीच में से चीरता हुआ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है, यहाँ पे थीटा, दोनों बराबर रहेंगे थीटा एंगल, क्योंकि हम बीच में से निकाल रहे हैं। तो सेंटर है, तो सेंटर के इधर भी थीटा एंगल, यहाँ पे भी थीटा एंगल। ओके, इतनी चीज समझ में आई। तो अपना जो नेट फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा, ये है हमारे पास इंटेंसिटी। ये एरो ये मत समझना कि फोर्स इस तरफ लग रहा है, ये तो बस हमारे पास बनाने का तरीका होता है, ये इस तरीके से। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है ना, स्केलर और स्केलर पढ़ा होगा, वेक्टर पढ़ा होगा, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर हम लोग इस तरीके से एरो लगाते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई पॉइंट, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। भैया ये पी क्या लिखा हुआ है? पी का मतलब ये पॉइंट है कोई सा। यहाँ पे पॉइंट का नाम दे रखा है पी। ठीक है, आप लोग इसका भी नाम दे सकते हो कुछ भी। इसका नाम एम दे दो, इसका नाम, इस पॉइंट का नाम एन दे दो, ऐसे करके कुछ भी नाम दे सकते हो, तो पॉइंट का नाम है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास फोर्स लगा भैया, पहले ये लगा, फिर ये लगा। मतलब यहाँ पे भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, और यहाँ पे भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की लग रही है। चलो, इसके बाद अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक तरीके ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा होगा। तो ट्रायंगल में अगर आपके पास आर है, एल है, तो क्या आप ये निकाल सकते हो बाय पाइथागोरस थ्योरम? बताओ तो। और क्या ये निकाल सकते हो? तो आप बोलोगे हाँ निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? हमने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, एच स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे क्लास 10th में पढ़ा होगा ना। तो एच जो आएगा, मतलब ये जो साइड आएगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये कितनी आएगी? अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर कितना दे रखा है? पी कितना दे रखा है और बी कितना दे रखा है? परपेंडिकुलर अपना ये आर रहा। का, आर एल। हाँ, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये जाएगा। और सेम यहाँ पे होगा, यहाँ पर भी तो वही चीज है, यहाँ पर भी ये हो जाएगा। सेम ट्रायंगल है, दोनों जगह सेम सेम होगा। भैया ये यहाँ पे निकालने की जरूरत क्यों पड़ी, ये और ये? हमारा काम तो हो रहा था। निकालने की जरूरत इसलिए पड़ी, हमें पता है यार कि ई जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे आता है क्यू बाई आर स्क्वायर, और ये जो आर होता है ना, ये वाला आर नहीं होता है। ये आर वो वाला होता है जो क्यू नोट से लेके माइनस क्यू तक की या फिर प्लस क्यू तक की डिस्टेंस को बताए। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस निकालना जरूरी था। तो अब ये आर की जगह पे क्या आएगा? आर की जगह पे ये आएगा और ये आएगा। ठीक है, तो दोनों सेम सेम आएंगे, E1 और E2 दोनों के लिए। अब हमारे पास जो पिछले पहले किया था वैसे हम लोग यहाँ पे करेंगे, बट यहाँ पे हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से आ रही है, थीटा के फॉर्मेट में आ रही है। तो इसका एक तरीका होता है लिखने का, वैसे अगर आप उस तरीके से करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, लेकिन जो प्रोफेशनल तरीका होता है वो आपको सिखाते हैं। देखो, आप इससे डरना मत कि इतना सारा कुछ लिखा हुआ है, ये कुछ भी नहीं है। जो आपको बताया ना वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। हमने बिल्कुल इसको डीप में लिख दिया है, लेकिन आपको परीक्षा में इतना डीप में लिख के नहीं आना है। पहले क्या होता था, 5 नंबर में क्वेश्चन आता था, लेकिन अब 4 नंबर में या 3 नंबर में आएगा। तो आप सिर्फ डेरिवेशन करके आना, डायग्राम बना के आना, बस इतना काफी है। कि पाइथागोरस थ्योरम लगाई, इसके बाद ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा। आप चाहो तो डायरेक्ट लिख देना। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कोस थीटा भी निकालेंगे, क्यों निकालेंगे उसको भी बताएंगे आपको। पहले ये समझ लो कि E1 क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 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 नॉट Q1 अपॉन में जो अपने पास आर स्क्वायर आया था, दूरी आई थी, वो हमने यहाँ पे लिख दी है। ऐसे ही हमारे पास E2 बनेगा। E2 भी वही बनेगा, सेम टू सेम, दोनों सेम ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस सेम है।
ओके, ये हमारे पास होने वाला है। तो अब हमारे पास आती है कि भैया कैसे हम लोग डायरेक्शन फाइंड आउट करें। तो अगर हमारे पास रिजल्टेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ टू वेक्टर्स सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन देन द रिजल्टेंट वेक्टर कैलकुलेटेड बाय। अब हमारे पास E1 और E2 जो आया हुआ है, जरा ध्यान से देखो, ये E2 है और हमारे पास ऊपर आया था E1। ये दोनों कैसे हैं, दोनों के दोनों सिमिलर हैं। तो जब हमारे पास वेक्टर जो होते हैं, जो सिमिलर होते हैं, मैग्नीट्यूड में कैसे होते हैं, सेम होते हैं, बट डायरेक्शन में दोनों अपोजिट होते हैं। क्योंकि ये नेगेटिव, ये जो है ये अपने आप में नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा होगा, वो पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा होगा। तो उसका रिजल्टेंट निकालने का सिंपल सा तरीका होता है 2a कोस थीटा बाई टू। 2a कोस थीटा बाई टू, ये तरीका होता है करने का। 2a कोस थीटा बाई टू, 2a कोस थीटा बाई टू, ये होता है। अब यहां पे लिखेंगे 2। अब a क्या है, a है जो फोर्स आप लोग कैलकुलेट कर रहे हो। हमारे पास फोर्स कौन सा है, हम लोग पहले E1 के लिए कैलकुलेट करेंगे, E1 के लिए कैलकुलेट करेंगे, फिर हम लोग E2 के लिए निकालेंगे। तो ये होगा हमारे पास फोर्स, आप लोग E1 लिख दो या E2 लिख दो, बात वही है। तो फिर अगर हमारे पास कोस, तो कोस हम लोग लिख देंगे। अब जो थीटा आएगा, थीटा, थीटा हमें समझना है, थीटा कैसे निकलेगा। थीटा देखो जरा, ये देखो, ये हमारे पास थीटा, ठीक है, ये हमारे पास है थीटा। तो हमें एक थीटा लेना है यहाँ पे। ये थीटा की वैल्यू कितनी होगी अगर इसकी बात करें तो, ये हमारे पास हो जाएगा 2 थीटा। बोल सकते हैं कंप्लीट कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 थीटा हो जाएगा। ये भी थीटा, ये भी थीटा। तो ये जो आएगा हमारे पास, ये आएगा कंप्लीट 2 थीटा। 2 थीटा, ठीक है, 2 थीटा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2 थीटा, क्योंकि हमारे पास ओवरऑल थीटा कितना आया, 2 थीटा आएगा। तो यहाँ पे हमने थीटा लिख दिया। 2 थीटा रखा, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 2E1 कोस थीटा बाय कोस थीटा। ठीक है। इसके अलावा यहाँ लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब जो E1 और E2 है, आप यहाँ पे E1 लिख सकते हो या E2 लिख सकते हो, एक ही बात है, क्योंकि दोनों की वैल्यू तो सेम है। तो हमने यहाँ पे E1 लिख दिया। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दोनों की वैल्यू सेम थी, इसलिए हमने यहाँ पे एक को लिखा है सिर्फ। यहाँ पे आया हमारे पास कोस थीटा। अब कोस थीटा आप लोग निकालना पड़ेगा, कोस थीटा। कोस थीटा कैसे निकलेगा, जरा यहाँ पे देखो, क्या यहाँ से आप लोग कोस थीटा निकाल सकते हो, कोस थीटा, कोस थीटा में निकालना है। कोस थीटा क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, P B आई H एच। P P, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो ये होता है साइन के लिए, ये होता है कोस के लिए, B/H। तो बेस हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास है L। हाइपोटेन्यूस कितना है हमारे पास, √R² प्लस एल स्क्वायर। तो बस ये चीज हम लोग पुट कर देंगे, अब कोस थीटा लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने E1 जो था उसको यहाँ पे रखा, कोस थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी। जरा ध्यान से देखो, अब यहाँ पे आपको थो मैथ्स लगाना पड़ेगा फिर से। मैथ्स में आप लोग जानते हो, अंडर रूट, अगर ए लिखा है तो उसको आप लिख सकते हो A⁻1/2, क्योंकि ये अंडर रूट जो होता है वो इस तरीके से होता है। अगर हमारे पास ए स्क्वायर होता है, तो A² बाई यहाँ पे मान लो क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो आप क्या लिख सकते हो, ए लिख सकते हो, यहाँ पे लगा सकते हो √2। ये कुछ फंक्शंस होते हैं अंडर रूट के, जो आपको बहुत बेसिक होते हैं, जो आपको आने चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है √R² प्लस एल स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं R² प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 1/2। क्या लिख सकते हैं, टू द पावर 1/2। तो ये हो जाएगा हमारे पास R² प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पे R² प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 1/2। यहाँ पे हमारे पास ऊपर जा देखें तो 2QL, ऊपर 2QL आ गया। जैसे ही 2QL आया, अपने दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए कि 2QL को हम लोग क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने दो दो बार लिख दिया क्या ये,
ये वाला पेज 2 बार लग गया है, और यहाँ पे फिर अगला अगला क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स ओपन कर लेते हैं, नोट्स में मिल जाएगा। ये जो क्वेश्चन अभी आपने देखा, उस वो कंप्लीट सॉल्यूशन वहाँ पे हमने लगाना भूल गए हैं शायद। तो अपन लोग यहाँ से निकाल लेते हैं नोट्स में से, चैप्टर 1। हाँ, तो हम लोग कहाँ पर थे? यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू रखी, फिर यहाँ पे 1/2 कर दिया। ऊपर है हमारे पास 2QL, हमारे पास है ऊपर 2QL। तो यहाँ पे 2QL की जगह पे हम लोग P लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, इसकी पावर है 1, इसकी पावर है 1/2। एक और आधा कितना होता है? एक और आधा अगर जोड़ेंगे तो 1.5 हो जाएगा। 1.5 को लिखने का तरीका क्या होता है? 3/2। यहाँ पे आ जाएगा 3/2, आता है ना जोड़ते। यहाँ पे जोड़ लेना, यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे 1/2। तो 1 + 1/2 कितना होता है? 3/2। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट 3/2 रख दिया। फिर से वही केस लगाएंगे कि अगर हमारे पास आर जो है, आर अगर बहुत बड़ा है और एल हमारे पास बहुत छोटा है, तो हम लोग यहाँ पे एल को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगी r² टू द पावर 3/2। यहाँ पे इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो यहाँ पे r² + 3/2। तो r² की पावर 3/2 हमारे पास बचेगा। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, r की पावर कितनी आएगी? 3 आ जाएगी। ये हमारे पास फाइनल हो जाएगा, यहाँ तक आपको लिखना है। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल हो जाएगा। इस तरीके से दो डेरिवेशन हमने कर लिए एक साथ। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक्सियल पोजीशन, दोनों डेरिवेशन आपको करा दिए। देखो, आप लोग भी जानते हो कि क्लास अपने पास 1.5 घंटे की होती है, और डेरिवेशन एटलीस्ट 15 से 20 मिनट ले लेता है एक डेरिवेशन। तो अगर कुछ डेरिवेशन हम आपको होमवर्क में दें, तो होमवर्क वाले डेरिवेशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। इसके अलावा एक काम करेंगे, इसकी एक पीडीएफ बना के अपना जो ऐप है, एडोस्टेट ऐप, उसमें कोर्स में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने जो टॉप बोल सकते हैं डेरिवेशन या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों शामिल कर रखे हैं इसमें। तो आप लोग ये जो है, ये वाला पेज, इसको आप लोग एक्सेस कर लेना। इसमें आप लोग क्या करोगे, अपना जो टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है फिजिक्स का, इसमें आना। यहाँ पे हमने पिन भी कर दिया है वैसे तो। जैसे आप लोग सबसे पहले यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आप लोग सबसे ऊपर यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे तो इस मैसेज पे चले जाओगे। तो यहाँ पे जैसे यूनिट 1 है, यूनिट 1 के स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम यहाँ पे कराया हुआ है। अगर आप यूट्यूब पे क्लिक करोगे, यहाँ पे लिंक पे क्लिक करोगे, तो आप यूट्यूब पे चले जाओगे, जहाँ पे मैंने खुद ने ये सारे वीडियो, इनके सारे सॉल्यूशंस करा रखे हैं। ओके, सो जस्ट आपको क्लिक करना है, आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। सॉल्यूशन तो ऑलरेडी आपको पीडीएफ में मिल ही रहा है। तो अब आपको एक काम और करना है, साथ साथ आज से ही करना स्टार्ट कर देना, अगर नहीं किया है तो। इन सब में से देखना कौन कौन से आपके तैयार नहीं हुए हैं। जो तैयार नहीं हुए हैं उस पर वीडियो पे क्लिक करना, वीडियो देखना प्रॉपर। आपके पास ऑलरेडी नोट्स हैं, वही नोट्स हमने सॉल्व करा रखे हैं, तो आपके लिए ऐसी कोई भी चीज़ नहीं रहेगी जो नहीं रहेगी। ठीक है, नई नहीं रहेगी, वही चीज़ें हैं जो आप पढ़ रहे हो ना, उसी को हमने हमारे हमारे हिसाब से एक्सप्लेन किया है। आई बात समझ में? चलो, तो ये चीज़ें हैं कि यहाँ से आप लोग देख लेना। जैसे हमारे पास यूनिट 1 है, स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, प्रूवन पोटेंशियल एटा, ट्रांसवर्स एंड इक्विपोटेंशियल स्पेस, ये सब यहाँ पर आ रखा है। चलो, इस तरीके से हमारा ये डेरिवेशन हुआ है फिनिश। आपको काम दे दिया हमने, क्या काम करना है सुन लो फिर से सभी लोग। टेलीग्राम पे डेरिवेशंस, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस विद वीडियो सॉल्यूशन हमने प्रोवाइड कर रखे हैं। उन वीडियोस को आप धीरे धीरे करके फिनिश करेंगे। ठीक है, ये आपका काम है। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं करने के लिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम। स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम को हम लोग प्रूव करेंगे। स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम। अच्छा, ये गॉस थ्योरम हमने हमारे हिसाब से कराई है, ध्यान रखना, और ये सबसे इजी है। हमने 4 से 5 गॉस थ्योरम देखी है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। लेकिन जो सबसे बेस्ट, सबसे इजीएस्ट है, वो यही है। आप लोग खुद देखना कितना इजी कर देंगे हम लोग इसको। सबसे पहले डायग्राम को देखो गॉस थ्योरम में। यहाँ पे हमारे पास पी है, यहाँ पे मान लो एक पॉइंट है हमारे पास, ये हमारे पास Q0 है। Q0 बोल रहे हैं, प्लस प्लस क्यू है, प्लस क्यू चार्ज है हमारे पास। इसके द्वारा हमें यहाँ पे एक पॉइंट रखना पड़ेगा, जिसको पॉइंट को बोलेंगे Q0। ये पॉइंट हमने रखा हुआ है, Q0 पॉइंट यहाँ पे रखा हुआ है। पी पॉइंट के ऊपर Q0 चार्ज हमने रखा हुआ है, यूनिट चार्ज हमने रखा हुआ है। तो यहाँ से इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल करेगा, एक फोर्स लगेगा इस तरफ। इस तरफ एक कौन सा फोर्स लगेगा? ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस तरीके से फोर्स लगाएगी, ये रहेगा फोर्स हमारा।
अब यहाँ पे एक छोटा सा एरिया काट लो आप लोग, एक छोटा सा एरिया बना लो इतना सा बड़ा जहाँ पे चार्ज रखा हुआ है। तो ये जो एरिया होगा, क्या बोला मैंने, एरिया। एरिया पता है आपको, एरिया भी स्केलर क्वांटिटी नहीं होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। एरिया जो होता है, एरिया की भी डायरेक्शन होती है। एरिया इस तरफ भी हो सकता है, एरिया ऊपर की तरफ भी हो सकता है, एरिया इस तरफ भी हो सकता है, एरिया इस तरफ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो एरिया वेक्टर बनेगा वो इस तरफ बनेगा। मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ जा रही है, साथ में हमारा जो एरिया वेक्टर है, एरिया। अब यहाँ पे छोटा सा पॉइंट हमने काट रखा है, छोटा सा पॉइंट। तो छोटे से पॉइंट के लिए सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को एस से हम लोग बताते हैं, सरफेस एरिया। तो यहाँ पे छोटा सा सरफेस एरिया बनेगा। तो हम बोलेंगे सरफेस एरिया का जो वेक्टर रहेगा वो छोटा सा है, डीएस। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है। अब ये पॉइंट है, इसके ऊपर एक गॉसियन सरफेस बना लो, इसको बोल दो आप गॉसियन सरफेस। इस तरीके से एक सर्कल बनाओगे तो इसको आपने इनक्लोज कर दिया है। तो ये आप लोग कर लेना इस पॉइंट के अकॉर्डिंग। अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इस छोटे से इस छोटे से सरफेस के लिए निकालेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे हम लोग छोटे से पॉइंट के लिए निकाल देंगे, तो हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे उसको। इंटीग्रेट करने से क्या होता है, जोड़ना, जोड़ना बोलते हैं जिसको। तो हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, जोड़ जोड़ देंगे इसको। तो कभी हम कंप्लीट जोड़ देंगे इसको, तो पूरे के पूरे स्फेयर के लिए निकल जाएगी। ये गोला नहीं है, सर्कल नहीं है, ये स्फेयर है। जैसे बॉल होती है ना, बॉल वैसी यही है। इसको इनक्लोज कर रखा है इस चार्ज को। ऐसा मान के चलो कि गेंद है हमारे पास, बॉल है हमारे पास, उसके अंदर प्लस क्यू चार्ज है। ओके, और हम किसी एक सरफेस के छोटे से सरफेस के ऊपर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। एक बार छोटे से पॉइंट के ऊपर निकाल ली, उसको इंटीग्रेट कर देंगे, जोड़ देंगे, तो पूरे पॉइंट के लिए आ जाएगी। ये हमारा फंडा होने वाला है। तो जो हम लोग जानते हैं वही जानते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास नॉर्मली होती है 1/4 पाइप साइलेंट नोट क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है भैया। अब जो हमारे पास फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, छोटा सा फ्लक्स बनेगा छोटे से सरफेस एरिया के लिए, तो हम लोग डी फाई ई बोलेंगे इसे। छोटा सा फ्लक्स कितना बनेगा, ई। ये होता है हमारे पास ई ए कोस थीटा। ये cos थीटा है तो ई हम लोग लिख देंगे। एरिया कितना है हमारे पास, डीएस हमने निकाला है, यहाँ पे cos थीटा आ जाएगा। यहाँ पे पॉइंट लगाना मत लगाना, पॉइंट पॉइंट मत लगाना यहाँ पे। पॉइंट का मतलब ये होता है, जैसे हमारे पास ई डॉट डीएस है, ये होता है, ये लिख दो। या फिर अगर पॉइंट हटता है तो यहाँ पे क्या आएगा, cos थीटा आ जाएगा। तो ये पॉइंट आएगा सिर्फ, ये ऊपर वाला पॉइंट नहीं आएगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा। अब हम क्या करेंगे, cos थीटा को हटा, यहाँ पे मत लगाओ क्योंकि ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, ये अभी मत लगाओ। अगर नहीं लगाते, मतलब स्टार्टिंग में लिखते तो स्टार्टिंग में आप डॉट डीएस लिखते हो, लेकिन जैसे डॉट हटाओगे तो यहाँ पे cos थीटा आपने ऑलरेडी लगा दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हर पॉइंट हटा सकते हो। ठीक है। लेकिन ये जो पॉइंट हमने लगाया था वो शायद इसलिए लगाया था कि ये मल्टीप्लाई को बता रहा है। मल्टीप्लाई के लिए भी आप पॉइंट लगाते हो ना, जैसे एक्स डॉट वाई, तो मतलब एक्स का मल्टीप्लाई आप वाई से कर रहे हो। ये उन बच्चों को बता रहे हैं जो बायोलॉजी वाले हैं, नहीं तो मैथ्स वाले बोलेंगे क्या यार भैया आप भी इतनी बेसिक बेसिक चीजें बता रहे हो। चलो आगे बात करें। अब बात बताओ कि ये जो थीटा है, थीटा कितना होगा। अगर हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ थी, हमारा जो सरफेस एरिया था वो भी इस तरफ था, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 0 बनेगा, 0 डिग्री का। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। 1 होती है cos 0 की। तो हमारे पास बचा ई डी एस। ई डी एस ये हमारे पास क्या है, छोटा सा डी फाई आ गया। डिफाई आ गया। अब हमने फ्लक्स को क्या करा, फ्लक्स को इंटीग्रेट कर दिया। हमने बोला था ना कि आप छोटा सा फ्लक्स निकाल लो, उसको पूरा इंटीग्रेट कर देंगे। तो जरा फ्लक्स को हम लोग निकालते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं, भाई जोड़ दो इसको। तो ये हमारे लाइन इंटीग्रल होगा, सर्कुलर फॉर्मेट में है ना, सर्कल था हमारे पास, तो इसको हम लोग लाइन इंटीग्रेशन बोलेंगे, सर्कुलर फॉर्मेट में है ये हमारे पास। ओके, पूरा हम लोग करेंगे तो हम लोग यहाँ पे छोटा सा सर्कल बना देंगे। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर ई है, यहाँ पे ई लिखा, ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाला। हमारे पास बचा डीएस। डीएस हमारे पास क्या था, एरिया। अब छोटे से एरिया को आप लोग जोड़ोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये एस बन जाएगा पूरा। तो आप चाहो तो यहाँ पे एस लिख देना, इसकी जगह पे पूरा एस लिख दो। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे एस जो होता है सरफेस एरिया, जो होता है सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया हमारे पास क्या होता है, एक स्फेयर का, स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर, ये क्लास 10th में हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, इसका सरफेस एरिया हो गया। ठीक है। तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये हो गया हमारा फिनिश। अब हम लोग क्या करेंगे, ई की वैल्यू रखेंगे, तो यह आ जाएगा 1/4 पाइप साइलेंट नोट क्यू बाई आर स्क्वायर, इंटू हमें आ जाएगा हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाइप साइलेंट नोट 4 पाई आर स्क्वायर, ये यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्यू। ये जो है हमारे पास यहाँ पे क्यू बचेगा, यहाँ पे एप्सिलॉन नोट बचेगा, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया। अच्छा, एक गलती हमारे से स्टार्टिंग में हो गई थी। हमने लगा कि हम लोग वो निकाल रहे हैं, प्रूव प्रूव नहीं कर रहे हैं, हम लोग गॉस थ्योरम की हेल्प से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। लेकिन ये जो है, ये डेरिवेशन में आपसे पूछा गया था कि आप प्रूव करो गॉस थ्योरम को, तो गॉस थ्योरम को हम प्रूव कर रहे हैं।
तो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऑलरेडी मान के चली थी कि ये हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये चार्ज होगा, ये डिस्टेंस होगी। तो इस हिसाब से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये थी हमारे पास। यहाँ पे हमने फ्लक्स निकाला, फ्लक्स हमारे पास ये आया, फ्लक्स को इक्वल करने पे हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया। और यही तो एक्सप्रेशन होता है गॉस थ्योरम का, यही तो एक्सप्रेशन होता है गॉस थ्योरम का। ये एक्सप्रेशन है हमारा गॉस थ्योरम का। ठीक है, फाई ई इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास एक्सप्रेशन होता है गॉस थ्योरम का। ठीक है। एक और बात, एक और बात जो आपको लिखनी है यहाँ पे, स्टेट लिखा हुआ है, मतलब आपको स्टेटमेंट भी देना है इसका। स्टेटमेंट मतलब इसकी डेफिनेशन लिखनी है गॉस थ्योरम की। तो ऊपर लिखी हुई होगी, थ्योरी में पढ़ लेना आप लोग, वो आपको यहाँ पे चिपकानी है। ठीक है, तो ये डेरिवेशन भी हमारा हो गया फिनिश, गॉस थ्योरम का भी। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिड्यूस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये डेरिवेशन हम लोग फिनिश करते हैं। 1 मिनट का टाइम हमारे पास बचा हुआ है। अगर क्लास फिनिश हो जाए तो आप लोग फिर से क्लास को रिज्वाइन कर लेना। डिड्यूस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अच्छा एक बात बताओ सभी लोग, मतलब पूछ नहीं रहे हैं आपको, हम आपसे सिर्फ मान के चल रहे हैं कि अगर ये कंडीशन होती है तो आपको ये करना चाहिए। देखो, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है ना, तो आप डेरिवेशन ना करो। पहले आप 2 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं उनको फिनिश करो। इसके अलावा, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव आप लोग करो, ऑब्जेक्टिव करो। फिर अगर आप ये दोनों चीजें कर लेते हो, देन आपको आने 3 नंबर के क्वेश्चन या फिर 4 नंबर के क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? डेरिवेशन दो चीजें गिराता है अपने, एक तो मोरल डाउन कर देता है अपना, क्योंकि टाइम लगता है वहां पे, समझ में नहीं आता है, तो अपना एक मोटिवेशन डाउन कर देता है। उसके अलावा टाइम कंज्यूमिंग होता है। ऐसे स्टूडेंट जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उनसे पूछना आप लोग कि उन्होंने कितनी प्रैक्टिस करी एक पर्टिकुलर डेरिवेशन के लिए, वो बताएंगे आपको। 2 से 3 बार प्रैक्टिस करने के बाद भी 10 15 दिन 20 दिन बाद भूल जाते हैं डेरिवेशन को। एटलीस्ट 4 5 बार जब तक प्रैक्टिस ना करो ना, तब तक दिमाग में बैठता ही नहीं है वो। और आप डायरेक्ट रटोगे ना, तो रटोगे तो 10 बार भी पढ़ लोगे तब भी भूल जाओगे डेरिवेशन को। समझ समझ के करना होता है। तो ये चीजें हैं। सर अगर इसे ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कहाँ से करें? 1 मिनट का टाइम बचा है, फिर ये क्वेश्चन को अपन लोग लेते हैं, ऑब्जेक्टिव कहाँ से करें। ठीक है, 1 मिनट का टाइम हमारे पास है, क्लास फिर से ज्वाइन कर लेना, फिर इस क्वेश्चन को अपन लोग लेते हैं। चलिए, सभी को वॉइस आ रही है क्या? हाँ सर। मैं ना बोल दो। आ हेलो। रही है ओके। हाँ, तो किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस हम लोग कहाँ से करें। सर। तो देखो, हमने टॉप 107 ऑब्जेक्टिव्स करा रखे हैं एक वीडियो में, साथ में इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रखी है कोर्स में, वो आप लोग कर लेना। 107 ऑब्जेक्टिव वहां से हो जाएंगे। इसके अलावा 84 ऑब्जेक्टिव्स हमने करा रखे हैं सरकारी पेपर से, सरकारी पेपर। सभी अपना माइक ऑफ करेंगे। सरकारी पेपर्स में हम लोग प्री बोर्ड के जो पेपर हुए थे, प्री बोर्ड के जो पेपर हुए थे 2024 में, उसकी बात कर रहे हैं, वहां से आप लोग ऑब्जेक्टिव तैयार कर सकते हो। तो 107 ऑब्जेक्टिव यहाँ से तैयार हो जाएंगे, 84 ऑब्जेक्टिव यहाँ से तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा भी आप लोग और ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना चाहो, क्वेश्चन बैंक बेस्ट है, क्वेश्चन बैंक से कर लो आप लोग। अगर क्वेश्चन बैंक से नहीं करते हो तो परीक्षा बोर्ड के हमने ऑब्जेक्टिव सॉल्व करा रखे हैं, परीक्षा बोर्ड के आप लोग देखना। अगर आपके पास फिजिक्स का कोर्स होगा तो वहाँ पे कंप्लीट एक सीरीज बनी हुई है परीक्षा बोर्ड की ऑब्जेक्टिव्स की, वहाँ मिल जाएगी। बाकी क्वेश्चन बैंक के जो ऑब्जेक्टिव्स है अभी हमने सॉल्व नहीं कराए हैं, देखते हैं अगर टाइम मिलता है तो एक वीडियो बना देंगे जिसमें कंप्लीट क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव्स करा देंगे। इसके अलावा क्वेश्चन बैंक के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसकी पीडीएफ हमने प्रोवाइड कर रखी है विद सॉल्यूशन, विद सॉल्यूशन, तो वो आप लोग कर सकते हो। तो अगर ऐसे स्टूडेंट जिनको सिर्फ पास होना है या फिर 60 70 लेके आना है, उनको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। पहले उनको ये फिनिश करना है 107 ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद उनको 84 ऑब्जेक्टिव्स करना है। ये करने के बाद, ये करने के बाद वो यहाँ पे कहीं पे आएंगे, क्वेश्चन बैंक वगैरह पे कहीं पे आएंगे। हमेशा ध्यान रखना, जो पहली क्लास थी हमारी, क्लास 1 आज हम जो ली थी हमने, और क्लास 2 जो ली थी, वो ऐसे स्टूडेंट के लिए थी खासकर जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, उनके लिए इंपॉर्टेंट क्लास थी।
पूरा का पूरा सिलेबस हमने करा दिया था, जहां जहां से 2 नंबर के 3 नंबर के छोटे छोटे इजी क्वेश्चन बन सकते हैं। मतलब अगर आपकी किस्मत सही रहती है तो आप सिर्फ क्लास 1 और क्लास 2 अटेंड करके जाओगे, तब भी आप लोग आसानी से 40% तक ला सकते हो। इतना कुछ कराया था हमने क्लास 1 और क्लास 2 में, तो वो आप लोग देख लेना। अब बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स की जिनको मतलब 90 to 95 लेके आना है। उनको साथ में न्यूमेरिकल्स भी करने पड़ेंगे। जो चीज अभी तक बताई है वो तो करना ही है, न्यूमेरिकल्स भी करना है। न्यूमेरिकल के 2 वीडियो हमने बना रखे हैं, वो दोनों वीडियो आपको शेयर कर देंगे कल की क्लास में। तो अभी न्यूमेरिकल की टेंशन मत लो, कल की क्लास में अपन लोग न्यूमेरिकल की टेंशन लेंगे। देखो टाइम अपने पास कम है, ऑलरेडी अपन ने 1 2 डेरिवेशन ही किए हैं अभी तक, 2 3 डेरिवेशन ही किए हैं मुश्किल से। अब अगला डेरिवेशन करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, डिड्यूस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज हमारे पास है, मान लीजिए यहाँ पे क्यू नॉट रखा हुआ है। इसका डेरिवेशन शायद हमने कॉपी में भी बनाया होगा, नहीं बनाया क्या? यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास प्लस क्यू है, प्लस क्यू है। यहाँ पे क्यू नॉट रखा हुआ है, मान लीजिए हमारे पास क्यू नॉट रखा हुआ है कहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे रखा हुआ है इन्फिनिटी पे क्यू नॉट। तो इसको यहाँ पे लेके आने में, किसी एक पॉइंट पे लेके आने में, इस पॉइंट पे लेके आने में, इस क्यू नोट को इस पॉइंट पे लेके आने में जो वर्क डन होगा, जो वर्क डन होगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन्स कि जो वर्क डन आपने किया है क्यू नोट को, यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लेके आने में, उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बस यही बात है। तो आप इस पॉइंट को बना लीजिए प्लस क्यू, यहाँ पे हम लोग लेके आ रहे हैं उसको। अब क्या चीजें हैं, आर क्या है, एक्स क्या है, ए क्या है, सब बताते हैं आपको। स्मॉल अमाउंट वर्क डन इज ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज क्यू नोट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए टू बी इज एफ डॉट डी एक्स, एफ डॉट डी एक्स कॉस थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा हमने किया, यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। अब यहाँ पे कंडीशन मानेंगे कि इन्फिनिटी तक, तो यार ऐसा है कि इन्फिनिटी जो है, इन्फिनिटी हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते, इसलिए एक मान के चलते हैं कि इन्फिनिटी के पास एक छोटा सा पॉइंट और है, ए पॉइंट। इन्फिनिटी के बहुत पास में एक पॉइंट और है, ए पॉइंट। तो हम ये मानेंगे कि हमारे पास जो चार्ज आ रहा है वो इन्फिनिटी से ना आते हुए क्यू नॉट से आ रहा है। मतलब ए और इन्फिनिटी नियर अबाउट सिमिलर ही है, बट हम बोल रहे हैं कि यहां से हमारे पास चार्ज आ रहा है ए पॉइंट से। ओके, तो यहां से सबसे पहले हम पॉइंट को यहाँ पे लेके आएंगे। ए क्यों लिया? क्योंकि इन्फिनिटी पे हमारे पास कोई पॉइंट नहीं होता है, इसलिए हम लोग ए पॉइंट बना देते हैं, उसके जस्ट नियर बना देते हैं। तो अब कितना काम होगा वो देखिए, यहां से यहां पे लाने में कितना काम होगा। काम करने का तरीका क्या होता है, वर्क डन करने का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहां से इसको इंक्रीज कर देते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हमारे पास कितनी लग रही है, फोर्स को हम लोग लेट से फोर्स बोल देते हैं एफ। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? डिस्प्लेसमेंट जो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है यहाँ पे। एक मिनट, ये रिकॉर्डिंग से हो चुकी है पूरा पिछली क्लास की, अभी जो हमने आधे घंटे पहले, जो अभी 10 5 मिनट पहले जो क्लास ली थी उसकी। तो एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ये जो होता है यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट बनता है इन दोनों का। जब डॉट हटता है तो क्या आता है? एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है, हम लोग छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। छोटा सा अगर डिस्प्लेसमेंट कराएंगे तो उसको बोलेंगे डी एस, डिस्प्लेसमेंट डी बोल देते हैं, डी। और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग अभी एक्स बोल रहे हैं, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हम लोग एक्स बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट को। तो डी एक्स बोलेंगे इसको, हम लोग छोटा सा हमने डिस्प्लेसमेंट कराया है। तो यहाँ पे एफ डी एस कोस थीटा हो गया। अब देखो, फोर्स लग रहा है इस तरफ, हमारा चार्ज आ रहा है इस तरफ, ठीक है, इस तरफ। तो यहाँ पे जो एंगल होगा, एंगल आपको लगेगा 0 डिग्री का है, लेकिन ये 0 डिग्री नहीं, ये 180 डिग्री का एंगल है हमारे पास, ये इस तरफ। अगर ये इसी तरफ होता फोर्स भी, तो हम बोलते 0 डिग्री, बट ये भी इस तरफ हो रहा है, मतलब 180 डिग्री का टर्न इसने लिया है। तो थीटा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। अब कोस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। और -1 मतलब माइनस एफ डी एक्स यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आया? छोटा सा वर्क डन आया है, छोटा सा काम हमने किया है। हम छोटा सा काम नहीं करेंगे, हम बहुत सारा काम करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, दोनों को इंटीग्रेट कर दो। यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाया, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाया। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करना है? हमने पॉइंट ए माना था, पॉइंट ए माना था जो नियर अबाउट किसके था? इन्फिनिटी के था। तो इन्फिनिटी से हमें कहाँ तक लेके आना है इसको? इसको एक आर पॉइंट तक लेके आना है, आर डिस्टेंस तक उसको डिस्प्लेस कराना है।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने इन्फिनिटी से कहाँ तक डिस्प्लेस कराया उसको, यहाँ तक डिस्प्लेस कराया है। आर डिस्टेंस यहाँ तक है ना, तो यहाँ तक हमने डिस्प्लेस कराया है इसको। देखो ना आप लोग, यहां से अगर बात करें यहाँ तक की दूरी तो इन्फिनिटी थी। अब इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे माना था थोड़ा सा कि एक पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, ये इसके नियर अबाउट है। तो यहाँ से कहाँ तक कराया था डिस्प्लेसमेंट, यहाँ तक कराया था। तो इससे यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ तक की आर है। तो पूरा हमारे पास इन्फिनिटी था, जहां से हम लोग कहाँ तक लेके आ रहे हैं, आर तक लेके आ रहे हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ पे हो रही है। तो इन्फिनिटी से आर तक इसकी लिमिट लगा देंगे। यहाँ पे एफ जो होता है, फोर्स क्या होता है, 1/4 पाइप साइलेंट नोट Q1 Q2/r²। फोर्स और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में इतना सा अंतर होता है कि जो फोर्स होता है उसमें हम लोग दोनों चीजें दोनों चार्ज लिखते हैं, Q1 भी लिखते हैं, Q2 भी लिखते हैं। पढ़ा होगा ना आपने कुलाम्स का फोर्स। ठीक है, कुलाम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ में। तो वो यही तो होता है, 1/4 पाइप साइलेंट नोट Q1 Q2/r²। अब यहाँ पे इस तरीके से हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, 1/4 पाइप साइलेंट नोट Q1 Q2/r², ये किया हमने। यहाँ से जो कांस्टेंट चीज है उसको बाहर फेंक लेते हैं, 1/4 पाइप साइलेंट नोट Q1 Q2 बाहर आ गया। अंदर बचा हमारे पास 1/x², यहाँ पे dx। तो वन बाय, यहाँ पे अब देखना, यहाँ पे थोड़ा समझाना पड़ेगा आपको, यहाँ पर फिर से मैथ्स लग रहा है। मैथ्स वाले बच्चे तो कर लेते हैं, लेकिन जो अपने बायोलॉजी वाले होते हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो जरा ध्यान से देखो, x⁻², x⁻²। तो अगर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, देखो x⁻² कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे ये अपॉन में था, तो ये ऊपर जाएगा तो x⁻² बन जाएगा। तो अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, वैल्यू ऐड हो जाती है। जैसे n होता, अगर मान लो x⁻n लगी हुई है, तो जब आप उसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बनेगा, x⁻n+1 अपॉन में आ जाता है n+1। ये हम लोग करते हैं। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे क्या है हमारे पास, x⁻² है, तो -2 + 1, यहाँ पे -2 + 1 जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -1, यहाँ पे -1। ठीक है, तो इसको हम लोग माइनस को ऊपर ले आते तो -x⁻−1 हो जाएगा हमारे पास। और इसको -x⁻−1 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, -1/x। तो इस तरीके से हमने इसको लिख दिया, -1/r। x 1/r लिखा यहाँ पे, 1 - 1/r लिखा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगानी है, इन्फिनिटी से आर तक की लगानी है। तो ये जो इसका सॉल्व किया, इसका आया हमारे पास 1/r। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, आर की जगह पे हम एक्स आया हमारे पास, वेरी सॉरी एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे थे, तो एक्स आया हमारे पास। तो हम लोग पहले रखेंगे वैल्यू आर की, तो आर रखा यहाँ पे, और यहाँ पे फिर हमने क्या रख दिया, माइनस लगा के एक्स रख दिया। ये होता है इंटीग्रेशन करने का तरीका लिमिट वाले का, कि पहले आर रखो फिर एक्स रखो, तो दोनों वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ये हम मन से नहीं बता रहे, ये फॉर्मूला होता है भैया। ये मैथ्स में हमारे पास एक चैप्टर होता है क्लास 12 मैथ्स में, इंटीग्रेशन। मैथ्स वाले तो पढ़ते ही पढ़ते हैं इस चीज को, बायोलॉजी वालों को दिक्कत आती है थोड़ी सी, उनके लिए बता रहे हैं इस चीज को। तो यहाँ पे हमारे पास -1 है, यहाँ पे -1 चल रहा है। अब जरा ध्यान से देखो, -∞/1 तो पूरा हो जाएगा 0। ये हमारे पास बचा -1/r। तो -1/r में से यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हमारे पास बचा 1/4 पाइप नोट Q1 अपॉन में आर। ठीक है, तो ये हमारे पास आया फॉर्मूला, 1/4 पाइप नोट Q1 Q नोट अपॉन आर। जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी हमारे पास, वो क्या थी हमारे पास, 1/4 पाइप नोट क्यू क्यू नोट लिखो तो लिखो, या मत लिखो, अपॉन में r²। ये था हमारे पास कुछ। फोर्स भी इस तरीके से था, फोर्स में यहाँ पे Q0 आ जाता है। तो नीचे हमारे पास r² आ रहा था उस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में r² आता है, यहाँ पे r² ना आते हुए सिर्फ r आता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग क्या निकालें, ये तो हमने वर्क डन निकाल लिया। क्या निकाला अभी तक, हमने सिर्फ वर्क निकाला है कि इतना काम हमने किया है। हमें निकालना है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल बहुत सिंपल है, वर्क डन किसके ऊपर किया आपने, छोटे से चार्ज के ऊपर। तो बस ये कर दो। तो यहाँ पे वर्क डन कितना आया हमारे पास, ये आया हमारे पास 1/4 पाइप नोट। इसका डिवाइड कर दो आप लोग Q0 के साथ, बस इतना सा करना है, मतलब Q0 को खा जाना है आपको। तो Q0 से Q0 कट जाएगा, हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन जो आएगा बी का, वो आएगा ये वाला, V = 1/4 पाइप नोट Q अपॉन में R। ये अपने पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, अगर हम यहाँ पे r² लगा दे तो। बाकी फोर्स के लिए अगर बात करें तो फोर्स इस तरीके से हमारे पास होगा। चलो, ये हमारे पास डेरिवेशन हुआ फिनिश। अब ये जो है, एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, ये आप लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ लेना। थोड़ा बहुत काम आपको भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है बस आप वीडियो देखोगे और आपके 90 to 95 बन जाएंगे। ऐसे स्टूडेंट जो 60 70 चाहते हैं वो तो बस वीडियो देखते जाओ, इतने में आपका काम हो जाएगा। बट अगर आप लोग 80 90 95 लाना चाहते हो, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। कुछ चीज़ें जो हमने वीडियो फॉर्मेट में प्रोवाइड कर रखी है वो आपको देखनी पड़ेगी। अच्छा, एक और चीज़,
जो अपना फिजिक्स का कोर्स है, मेन फिजिक्स का जो कोर्स है, उसमें हर एक क्वेश्चन को अलग अलग वीडियो में हमने करवा चुके हैं। तो वहां पे एक सेक्शन बना हुआ है आ, वीडियो सॉल्यूशन का। तो वीडियो सॉल्यूशन पे क्लिक करना, वहां पे जो भी क्वेश्चन आपको देखना है जस्ट उस क्वेश्चन पे क्लिक करना, उसका सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा वीडियो फॉर्मेट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्रूव दैट द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन ट्रांसवर्स इक्विपोटेंशियल सरफेस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल इज जीरो। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एट्थ वाला। इसको हम लोग देखेंगे, छोटा सा क्वेश्चन है ये, और ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये प्रूव दैट पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन ट्रांसवर्स इक्विपोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज जीरो। तो हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था, यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे ओ, यहाँ पे डिस्टेंस आर बोलते थे, इन्होंने डी बोल दी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पॉइंट पी है, यहाँ पे क्यू नोट रख दो। तो इस पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालना है, निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे इस डाइपोल की वजह से। निकाल सकते हैं, जैसा हमने किया वैसे ही हमें यहाँ पे करना है। ठीक है, यहाँ पे वही करना है। तो यहाँ पे पोटेंशियल की बात करें, तो पोटेंशियल ये क्या करेगा, इस यहाँ पे जो पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पे ये इस तरफ रिपल करेगा, यहाँ से ये अट्रैक्ट करेगा, यही होगा यहाँ पे। तो जरा ध्यान से देखो, हमारे पास V1 आएगा 1/4 पाइप क्यू बाई आर, 1/4 पाइप यहाँ पे के लगा रखा है। ठीक है, कांस्टेंट है ये, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। चाहो तो लिखो, चाहो तो मत लिखो, एक ही बात है। तो ये इस तरीके से हमारे पास बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा, लास्ट में हमारे पास ये आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, वहां पे और यहाँ पे एक डिफरेंस जो आता है सबसे बड़ा, वो ये आता है। वहां पे याद होगा आपको, वहां पे दो क्वांटिटी बनी थी E1 और E2, वो दोनों की दोनों सेम आई थी, इसलिए हमने रिजल्टेंट निकाला था, रिजल्टेंट वेक्टर निकाला था, उसकी हेल्प से चीजें करी थी। क्योंकि वो डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है, लेकिन वो जो चार्ज होता है, नेचर ऑफ चार्ज, उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं करता डायरेक्टली। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे चार्ज के नेचर पे डिपेंड करता है। यहाँ पर भी वैल्यू सेम आएगी, V1 निकाल लो या V2 निकाल लो, ये दोनों सेम ही आएगी, बट अंतर आएगा कि ये जो रहेगा ये प्लस में रहेगा, और V2 आएगा, जो आएगा V2 वो नेगेटिव में आएगा। ठीक है, एक पॉजिटिव में आएगा, एक नेगेटिव में आएगा। तो अगर आप इसका रिजल्टेंट निकालते हैं तो वो बनेगा V1 - V2, और जैसे ही आप लोग V1 - V2 करोगे, और ये हो जाएगा जीरो, बस डेरिवेशन खत्म। इतना सा आपको करना है। ये हमारे पास V1 है, ये V2 है, इसमें से इसको माइनस किया तो पूरे में से पूरे पूरे में से पूरा घट जाएगा, ये होगा यहाँ। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। चलो, ये डेरिवेशन भी हो गया खत्म हमारा। नेक्स्ट हमारे पास, स्टेब्लिश द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो मान के चलना कि सबसे इजी क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में। इससे इजी डेरिवेशन शायद ही कोई फिजिक्स में होगा जो 4 नंबर में आता होगा। इससे इजी डेरिवेशन नहीं है। स्टेब्लिश द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, देखते हैं। तो हमें फॉर्मूला निकालना है कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। मान लीजिए हमारे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, स्फेरिकल है ये, बॉल के फॉर्म में। अब बॉल के ऊपर अपने को चार्ज चढ़ाना है, क्या चढ़ाना है, चार्ज चढ़ाना है। मान लीजिए यहाँ से इसको वायर से कनेक्ट किया, यहाँ से चार्ज पास किया, चार्ज गया 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 गया, पूरे के पूरे स्फेयर के ऊपर चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या कर दिया, पूरे के पूरे स्फेयर पे हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहाँ पे O, यहाँ पे R, इसको हमने पूरा इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जो हमारे पास कैपेसिटेंस कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर होता है, उसका फॉर्मूला होता है Q/V। क्या होता है, Q/V। तो अपने पास V पता है क्या, हमें V अभी तो निकाला भैया हमने, 1/4 पाइप Q/R, ये होता है हमारे पास V। निकाला था ना, अभी डेरिवेशन किया था हमने, V वर्क डन वगैरह में, यही तो निकला था। तो अगर हमारे पास V पता है, हमें चार्ज पता है, तो क्या हम ये C निकाल सकते हैं, बोलोगे हाँ निकाल सकते हैं। V की, ये V की वैल्यू इसके नीचे पुट कर दो, बस खत्म कहानी, डेरिवेशन फिनिश। ये आपने वैल्यू पुट करी इसके नीचे, क्यू से क्यू कटा, सी इजिकल्स टू आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इतना सा है बस। और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट होता है, तो आप बोल सकते हो कि जो कैपेसिटेंस होता है, जितनी ज्यादा रेडियस होगी उतना ज्यादा हमारे पास कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर बनेगी। डेरिवेशन खत्म। इसलिए बोलते हैं सबसे इजी डेरिवेशन है। जस्ट करने की आपको ये याद होना चाहिए और ये याद होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। ये भी आपको आता है, ये भी आता है, जस्ट वैल्यू पुट करो, खत्म। ठीक है, तो अपना ये चैप्टर लगभग फिनिश हो गया, क्या हो गया, ये हो गया अपना चैप्टर फिनिश। आगे बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। आप लोग एनर्जी में रहो सभी लोग। ये सारे क्वेश्चंस हमने कर चुके हैं, शिफ्ट वेलोसिटी वगैरह 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 सब कर चुके हैं। इसके इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस में किरचॉफ के नियम भी हमने आपको करा दिए थे।
किरचॉफ का नियम हो गया था हमारा। ओम्स लॉ वगैरह भी करा दिए थे। ये क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, और एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार आ चुका है। जो सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं। मैंने जितना देखा है स्टूडेंट्स को, वो नहीं पढ़ते हैं। वहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है। एमपी बोर्ड में ही आता है। बहुत सारे टीचर होते हैं एमपी बोर्ड में जो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो भैया इसको छोड़ना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2020 की क्वेश्चन बैंक में आया था। 2020 की क्वेश्चन बैंक में आया था, सोचो 2020 की। ये हमारे खुद के नोट्स हैं। पता है, हमने 2020 में पास आउट की एग्जाम। तो 2020 में हम इस तरह से लगा लेते थे कि क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन आ रखा है, क्वेश्चन बैंक में ये वाई मतलब होता था हमारे लिए प्री बोर्ड। प्री बोर्ड में आ रखा है। ठीक है। तो ये प्री बोर्ड में आया था 2020 की। उसके बाद ये क्वेश्चन बैंक में भी आया था ये क्वेश्चन सेम टू सेम। और प्रीवियस ईयर में तो बहुत बार रिपीट हुआ है। चलो, रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। समझ लो क्वेश्चन क्या लिखा है। रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एग्जाम में डायग्राम कैसे बना के आना है, आपको 2 नंबर कैसे मिलेंगे वो देखो। इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी समझते हो बैटरी क्या होती है? ये मान लीजिए बैटरी है हमारे पास, ये तो सेल है। इस तरीके से बैटरी के अंदर एक सेल लगा हो, सेल से तो बनती है बैटरी। देखो ये होता है अपने पास नॉर्मल सेल। अगर अपन मल्टीपल सेल कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से तो ये बैटरी कहलाती है। ये बैटरी बन गई, वो सेल बन गया, ये बैटरी बन गई। तो कलेक्शन ऑफ सेल्स जो होता है वो बैटरी होता है। तो अपन इसको इस तरह से बना सकते हैं कि ऊपर हमने इस तरह से सिंबल बनाया कि ये हमारे पास बैटरी लगी हुई है या सेल लगा हुआ है, जो भी बोलना चाहो ये बोल सकते हो। अब अपन इस तरह से बनाते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट नॉन होता है कि इसमें मल्टीपल सेल लगे हुए होंगे। तो इस तरीके से बैटरी बना दी हमने, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना दिया ये वाला। अब होगा क्या? अब होगा क्या? ये जो होता है ना, बैटरी के अंदर या फिर हम बोल सकते हैं सेल के अंदर भी अगर बात करो तो एक रेजिस्टेंस होता ही होता है। तो वो जो रेजिस्टेंस बैटरी के अंदर या सेल के अंदर होता है, क्या बोला, अंदर अंदर, उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है रेजिस्टेंस जो बाहर होता है, वायर में होता है, मेन वायर में होता है, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? जो बैटरी वगैरह सेल के अंदर होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो ये डायग्राम समझ में आया कैसे हमने बनाया? ये बैटरी है और सेल। अब बैटरी जो होती है या सेल जो होता है उसका खुद का एक ईएमएफ होता है। ठीक है, पोटेंशियल होता है उसका। 2 पॉइंट रहते हैं, एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है? वोल्टेज पोटेंशियल होता है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ईएमएफ उसको हम लोग बोलते हैं। जब बैटरी बैटरी जो होती है डीसी करंट प्रोवाइड करती है हमको, तो वो सर्किट में कनेक्टेड नहीं होती है स्टार्टिंग में। तो उसके कोई इलेक्ट्रिक सोर्स से चार्ज नहीं होती है वो। एक बार जो होती है हमारी, वो इलेक्ट्रिक चार्ज से चार्ज नहीं होती है, इलेक्ट्रिक सोर्स से चार्ज नहीं होती है। उस टाइम उसका जो पोटेंशियल है वो रुका हुआ होता है। इसलिए उसके पोटेंशियल को हम लोग ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस होता है। तो ये हमारे पास ईएमएफ कहलाएगा यहाँ पे। ये हमारे पास ईएमएफ हो गया। इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास V हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस, अब पॉइंट ले लीजिए, एक पॉइंट ये बना लो, एक पॉइंट ये बना लो। इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल होगा, उसके बीच में जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास V से हम लोग उसको डिनोट करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान रखो, अगर हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता तो क्या होता? तो हम लोग डायरेक्ट सेल को इस तरीके से बना सकते थे। ये अपना नॉर्मल सेल बन गया। इस तरीके से अपन लोग सेल को बना सकते हैं। ठीक है, ये अपना सेल बन गया, प्लस प्लस माइनस ये सेल बन गया। तो दोनों केस ले लिए। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस होगा तो डायग्राम हमारा इस तरीके से बनेगा। अगर नहीं होगा तो इस तरीके से हमारा डायग्राम बनेगा। जरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने पूरी चीज लिखी हुई है। इसको पढ़ना जरूरी है आप लोगों के लिए। जो चीजें हमने बताई है वो सारी यहाँ पे लिखी हुई है। इन अबो फिगर अ सेल ऑफ ईएमएफ ई, ईएमएफ हमने ई माना है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर इज जॉइंट इन सीरीज। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज टेकन। अगर हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस को काउंट करते हैं, सो द ईएमएफ ऑफ द सेल शुड बी टेकन एज ई। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग काउंट करते हैं तो पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलेंगे? ईएमएफ बोलेंगे। पोटेंशियल को हम लोग ईएमएफ बोलेंगे। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस इज नॉट टेकन, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस को हम नहीं लेते हैं तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे? सिंपल सा पोटेंशियल डिफरेंस उसको बोलेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ का सिंपल सा कहानी आप लोग ये समझ सकते हो कि अगर हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस को काउंट करते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? ईएमएफ कहलाएगा। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस को काउंट नहीं करते हैं तो उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। ठीक है, होता दोनों सेम ही है, बोलने का तरीका है बस। जैसे बताया था ना, पानी और जल होता एक ही है लेकिन अलग अलग जगह पे उसका अलग अलग यूज किया जाता है।
between the terminal of external resistance R are taken as V. Let the current flowing through the circuit is I. करंट हम लोग I मान लेते हैं, देन बाय ओम्स लो के अनुसार V इज इक्वल टू होता है हमारे पास IR। करें सॉल्व आगे, देखना आप लोग सभी। यहां पे हमारे पास है I। करंट क्या होगा? करंट होता है V इज इक्वल टू, हमें पता है IR होता है, तो करंट हमारे पास होगा V/R। तो V मतलब पोटेंशियल। पोटेंशियल अगर हम लोग रेजिस्टेंस को काउंट करते हैं, पहले हम लोग मानेंगे कि हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस को काउंट करके चल रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा E। और रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस R होता है, लेकिन हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस को काउंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे R आ जाएगा। अगर हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस को काउंट ना करें तो हमारे पास I क्या बनेगा? I बनेगा V/R। ठीक है, नॉर्मल सा। दोनों केस हमने ले लिए, केस 1 और केस 2, दोनों केस ले लिए। अब क्या करेंगे, दोनों साइड आई बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी इनकी इक्वल हो जाएगी। तो ये जो है, इन दोनों को हम लोग एक साथ रख देंगे। ये रखा हमने, तो क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे तो ER बनेगा, यहाँ पे B+R बनेगा। अब बस वही कहानी है, चलाते जाओ इनको। यहाँ पे ER है, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई VR, यहाँ पे VR हो जाएगा, VR हो जाएगा। VR हो गया। इसको इधर ले आओ, तो यहाँ पे ER-VR हो जाएगा। R कॉमन ले लो, तो यहाँ पे E-V हो जाएगा, यहाँ पे VR हो जाएगा। यहाँ पे जो V है, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा E-V, यहाँ पे R हो जाएगा। अब ये जो R है, यहाँ पे V है, दोनों को VV दे दो, या फिर आप चाहो तो यहीं पे छोड़ सकते हो, कहानी खत्म हो गई, और क्या, इतना क्यों करना। यहाँ पर अपने को रिलेशन बताना था, तो यहाँ पे हमने बता दिया। ये करोगे तब भी 100% सही है। यहाँ तक लेके जाओगे तब भी सही है, कुछ नहीं किया, बी अपन ने दोनों के अपन में दे दिया, तो ये इससे कैंसिल हो गया, इसको शॉर्ट कर दिया हमने। यहाँ तक भी करोगे तब भी सही है, इवन यहाँ तक भी करोगे तब भी सही है, सब तो सही है यार। आपको सिर्फ रिलेशन बताना है कि रिलेशन किस तरह से बन रहा है, आर और वी में क्या बन रहा है रिलेशन, तो ये अपने पास इक्वेशन होती है। यहाँ तक भी करोगे तब भी सही है। आई बात समझ में? बस इतना ही था, और क्या, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इतना ही है बस। तो आपको क्वेश्चन पूछा था, फिर से सुन लो। रिलेशन बताना था आपको EMF में, पोटेंशियल डिफरेंस में, और इंटरनल रेजिस्टेंस में। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे ले रखा है, क्योंकि रेजिस्टेंस तो लेना ही पड़ेगा हमें। बस ये होता है, और क्या, खत्म कहानी। ये हो गया हमारे पास फिनिश। एक व्हीट स्टोन ब्रिज भी हमारे पास है, व्हीट स्टोन ब्रिज हमारे पास है। और एक डिरेक्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये भी आपको करा देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला, ये इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या मतलब क्या रिलेशन होता है, वो पूछा गया है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप लोग सभी समझते होंगे, आई होप। बताया था आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्लास 1 में ही बताया था आपको। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी बाय विच इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग फ्रॉम द वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल बाय द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको अगर आपको डायग्राम के फॉर्मेट में समझना है, तो यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे मान लीजिए, ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, जब इसके ऊपर फोर्स पड़ेगा ना, तो वो इस तरफ मूव करेंगे, प्लस की तरफ, इसके ऊपर नेगेटिव होता है। तो ये सभी अपनी अपनी वेलोसिटी से इस तरफ मूव करेंगे, कुछ इसकी वेलोसिटी होगी, इसकी होगी, इसकी इसकी सबकी अलग अलग वेलोसिटी होगी। तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, या फिर नेट वेलोसिटी है, या फिर एवरेज बोल दो, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन हमारे इस तरफ मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो उसे हम लोग बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये चीज होती है। चलो अब इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं। एज शोन इन अबव फिगर, कंसीडर अ कंडक्टर। यहाँ पे जो डायग्राम आपको दिख रहा है, वहां पे हम बता रहे हैं क्या क्या चीजें हैं। एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ हमारे पास L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है,
इफ इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया इज यूनिफॉर्म देन द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज। तो हमारे पास जो कंडक्टर है, ये हमने बनाया ना इस तरीके से कंडक्टर, अगर इसकी लेंथ हम लोग एल मान ले, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ये वाला, इसको हम लोग ए मान ले, तो हमारे पास जो वॉल्यूम आएगी, वॉल्यूम को हम लिखते हैं एरिया इंटू लेंथ। एरिया इंटू लेंथ, इस तरीके से जिसकी यूनिट बनती है, इसकी बनती है सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी बनती है सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम जो आती है हमेशा किस में आती है, सेंटीमीटर क्यूब में आती है। ये हो गया, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। तो एरिया इंटू लेंथ हमारे पास होती है वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालने का तरीका। तो एरिया इंटू लेंथ हमारे पास वी हो गया। अगर हम लोग बात करें लेट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन एन, देन द टोटल टोटल चार्ज प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम इज। लेट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एक छोटी सी वॉल्यूम निकालते हैं, इतना सा एरिया काटते हैं, इसमें अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एन है। अगर यहाँ पर एन इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एन। तो अगर एन इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर पड़े हुए हैं, इस इतनी छोटी सी यूनिट के अंदर अगर हमारे पास एन इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बताओ इनके ऊपर चार्ज कितना होगा। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है ई, तो बताओ एन इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होगा। आप बोलोगे भैया एन से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये जाएगा एन ई। तो टोटल चार्ज हमारे पास आया हुआ है एन ई। एन ई जो है वो इसके अंदर जितना भी चार्ज, जितने भी इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं उनके ऊपर चार्ज है। अच्छा, ये क्यों निकाला आपने, वो समझाएंगे आपको। तो बताओ अगर यहाँ पे जो चार्ज है, इतनी सी वॉल्यूम के अंदर, इतनी वॉल्यूम के अंदर हमारे पास चार्ज पड़ा हुआ है एन, ये यूनिट वॉल्यूम के अंदर है, यूनिट वॉल्यूम के अंदर। अगर आपसे पूछूं कि बताओ पूरी वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज है, हमने आपसे बोला कि हमारे पास टोटल वॉल्यूम मान लो 10 सेंटीमीटर क्यूब है, 10 है हमारे पास, सिंपल सा 10 सेंटीमीटर क्यूब छोड़ो, 10 समझ लो आप लोग, 10 है हमारे पास। एक यूनिट के अंदर, एक यूनिट के अंदर 5 गुलाम का चार्ज प्रेजेंट है, एक के अंदर 5 गुलाम का चार्ज प्रेजेंट है, तो 10 के अंदर कितना प्रेजेंट होगा। आप बोलोगे इसका गुणा कर दो इसके साथ, तो 5 × 10 करेंगे तो क्या आएगा, 50। तो इतने चार्ज वहां पे प्रेजेंट होंगे, इतना चार्ज वहां पे प्रेजेंट होगा। तो यही बात तो हम यहाँ से पूछ रहे हैं आपसे, कि अगर हमारे पास टोटल वॉल्यूम इतनी है, वी ए एल है, तो आप क्या करोगे, इसका गुणा कर दोगे एनी के साथ, एनी के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज आ जाएगा, टोटल चार्ज आ जाएगा। ये आ गया आपके पास टोटल चार्ज, टोटल चार्ज प्रेजेंट इन वॉल्यूम एनी एयर, ये हमारे पास टोटल चार्ज आ गया। अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। अब तो बहुत सिंपल चीजें हो गई हमारे लिए, हमने क्या निकाल लिया, टोटल चार्ज निकाल लिया। चार्ज और करंट में क्या रिलेशन होता है, हम बोलते हैं अगर आपको करंट निकालना है तो आप क्या बोलते हो, Q/T कर दो। चार्ज यही तो, करंट क्या होता है, करंट इज फ्लोइंग ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। तो ये जो हमारे पास चार्ज है, चार्ज रखेंगे अपन में टी रख देंगे, तो इसके अपन में टी रखा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अब करंट बन जाएगा। तो करंट हमने निकाल लिया, हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है तो हमने करंट निकाल लिया। तो करंट आया हमारे पास NE/AL/T, ये हमारे पास आया। तो हमारे पास जो करंट है वही आ गया, करंट आ गया। अब आती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बारी, करंट तो हमने निकाल लिया, अब आती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बारी। तो वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब स्पीड, और क्या, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी ले रखी थी हमने, डिस्टेंस हमने ले रखी थी एल, तो L/T, L/T कर सकते हैं, टाइम हमारे पास टी है। तो इस तरीके से हमारे पास टी आ गया। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि टी जो होगा, स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, वीडी बोल देते हैं, क्योंकि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वीडी बोलेंगे हमको, तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, डायरेक्शन की बात आएगी जब देखेंगे। तो ये वीडी हो गया, स्पीड हमने वीडी बोल दी। तो टी अगर हमारे पास आएगा तो टी क्या आएगा, टी की वैल्यू यहाँ पे टी लिखो, यहाँ पे L/VD कर लो। तो ये टी जो आया हमारे पास, टी का एक्सप्रेशन ये आया। अब टी क्यों निकाला हमने, क्योंकि यहाँ पे हमें रिलेशन निकालना है, इनमें रिलेशन निकालना है। तो इसमें हमारे पास ये जो क्वेश्चन निकाली थी हमने आई वाली, इसमें हमारे पास नीचे टी था, तो टी की वैल्यू अब ये वाली पुट कर सकते हैं हम लोग, ये वाली वैल्यू टी में पुट कर दो तो आपके पास रिलेशन आ जाएगा, कहानी खत्म। ये हुआ यहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू यहाँ पे पुट करी हमने, तो ये एल से एल कट गया, ये वीडी जो था ये ऊपर चला जाएगा, तो NE/VD हो जाएगा। बस, आप एक काम कर सकते हो, यहीं पे छोड़ सकते हो इसको, ये रिलेशन आ गया। बाकी ये चाहो तो देख सकते हो कि NE/A ये तो कांस्टेंट चीजें हैं, तो डिपेंड किस पे कर रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। तो आप बोल सकते हो कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये आप लोग बोल सकते हो, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा, इसको याद करने का तरीका दिखा देते हैं, VD लिख सकते हैं आगे, यहाँ पे लिखेंगे E, यहाँ पे लिखेंगे N, यहाँ पे लिखेंगे A, इसी को हमने रीअरेंज कर दिया है। तो वी ना, वी ना,
ऐसे आप लोग याद कर सकते हो। डी तो यहाँ पे छोटा सा पार्ट है, ये डी इस तरीके से इसके बेस में लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। व्हीटस्टोन ब्रिज आता है हमारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्कोर कर लेते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, सॉरी, व्हीटस्टोन ब्रिज को। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स नियम के अनुसार आप लोग ड्रिफ्ट क्या निकालो, आप किरचॉफ लॉ के अनुसार व्हीटस्टोन ब्रिज की एक्सप्लेनेशन निकालो और प्रिंसिपल बताओ इसका। तो ये देखिए, क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। द डिवाइस यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ मिनिमम रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ कंपैरिजन मेथड इज नोन एज व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ मिनिमम रेजिस्टेंस। इसकी हेल्प से आप मेजर करते हो रेजिस्टेंस को। हमारे पास तीन रेजिस्टेंस नॉन रहते हैं, एक रेजिस्टेंस जो होता है अननोन होता है। तो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, मेजर करने के लिए हम लोग कंपैरिजन मेथड लगाते हैं, कंपेयर करते हैं, तीनों रेजिस्टेंस से हम लोग कंपेयर करते हैं। तो उस मेथड को बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, जहां पे हम लोग एक रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपैरिजन मेथड। ठीक है। यूज टू कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंस बाय बैलेंसिंग टू लेग्स ऑफ द ब्रिज सर्किट। बाकी चीजें लिखी हुई है। ये आपको डायग्राम बनाना है, एटलीस्ट डायग्राम आप सभी को आना चाहिए। इस तरीके से डायग्राम बनता है, यहाँ पे पी, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे आर, यहाँ पे एस, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी। ये हो जाएगा। यहाँ पे हमने बैटरी कस दी है, तो यहाँ से चार्ज आएगा। चार्ज जो होगा, चार्ज जो होगा, चार्ज इस तरीके से जाएगा, यहाँ से फ्लो होगा चार्ज। फिर यहाँ से एक तो इधर टूट जाएगा, आधा इधर टूट जाएगा। इसको बोल देंगे I1, इसको बोल देंगे I2। ठीक है, अब यहाँ पे गया तो यहाँ पर भी टूट जाएगा। इधर जाएगा I3, और इधर जाएगा कुछ अमाउंट में करंट जिसको हम लोग नेगलेक्ट कर रहे हैं अभी, बट इधर भी कुछ जाएगा। यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे आएगा, तो यहाँ पे जाएगा I4, और यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ करंट जाएगा जिसको हम लोग नेगलेक्ट कर रहे हैं। तो ये चीजें होगी। बीच में हमने गैल्वेनोमीटर कस दिया है, बीच में हमने गैल्वेनोमीटर कस दिया है, जो क्या बता रहा है, जो बता रहा है कि यहाँ पे कुछ करंट जनरेट हुआ है या नहीं हुआ है। ये डिफ्लेक्ट करता रहेगा, इसमें सुई होती है जो इधर उधर इधर उधर इधर उधर होती रहती है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, द व्हीट स्टोन ब्रिज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नो डिफ्लेक्शन। द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस आर इक्वल्स एंड नो करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। द ब्रिज इज सेड टू बी इन बैलेंस कंडीशन व्हेन नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो व्हीट स्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल है, अगर कोई पूछे आपसे, ऑब्जेक्टिव में आता है, तो आप क्या बोलोगे, नल डिफ्लेक्शन। कि यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होती, नल डिफ्लेक्शन, याद रखना, नल डिफ्लेक्शन। हम बैलेंस कंडीशन तब मानेंगे जब यहां से करंट फ्लो होगा, हम मान रहे हैं कि यहाँ पे भी करंट करंट जाएगा अंदर। बट अगर ऐसी कंडीशन आ जाएगी जहां पर गैल्वेनोमीटर की जो नेडल होगी वो डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी, इसका मतलब है कि अब आप लोग किसी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, आर RQS, ये जो है इनकी वैल्यू हमें पता है, मान लो इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमने यहाँ पे इसको कस दिया। अब ये जो होगा, ये जैसे ही हमारे पास स्ट्रेट हो जाएगी इसकी सुई, तो उस टाइम जो पूरे सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस होगा उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, और जो इसके इसमें से इसको माइनस कर देंगे, जो बचा हमारे पास वो एक्चुअल रेजिस्टेंस हमारा हो जाएगा। आई बात समझ में। तो नल डिफ्लेक्शन के ऊपर ये काम करता है इस तरीके से। बैलेंसिंग कंडीशन चलती है, यहाँ पे बैलेंस कर देता है कि यहाँ पे जो बना और यहाँ पे जो बना, ये दोनों बैलेंस हो जाएगा फिर, ऐसा। तो नल डिफ्लेक्शन के ऊपर ये काम करता है। तो ये हो गया अपने पास किरचॉफ व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल। इसका एक डेरिवेशन भी होता है, चाहो तो आप लोग पढ़ सकते हो, हमने यहाँ पे शामिल नहीं किया है उसको। आप चाहो तो व्हीटस्टोन ब्रिज का डेरिवेशन पढ़ सकते हो। ओके, सो इस तरीके से हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 की जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस थे वो फिनिश कर लिए हैं। अब आपके लिए कुछ होमवर्क दे रहे हैं हम, जो आपको करना है। होमवर्क ये है कि ये जो हमने आपको पिन आउट कर रखा है टेलीग्राम ग्रुप पर, इस कंप्लीट टेक्स्ट को, इसको आपको देखना है, समझना है, जो चीज़ें नहीं आती है उनकी वीडियोस देखना है और याद करना है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। तो अब यहाँ से भी अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। बाकी जो रिमेनिंग हमारे पास बचे हुए हैं वो कल, आज की क्लास लेंगे हम लोग 4 बजे। आज 4 बजे फिर से क्लास है हमारी, तो वहाँ पे आप सभी को फिर से क्लास ज्वाइन करनी है। ठीक है, 4 बजे मिलते हैं। आज संडे है अपने पास, तो डेरिवेशन हम लोग खत्म करेंगे। ओके, चलो, तो करते हैं क्लास को एंड। थैंक यू एवरीवन।